हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू Q3 विद रुस्तम। आज हम देखने वाले हैं 600 क्वेश्चंस का पार्ट 2। इसमें हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हर वीडियो में 25 से 30 क्वेश्चन रहने वाला है, और ये 25 से 30 क्वेश्चन ही रहेगा। जिनको भी ये लगता है कि 10 या 15 क्वेश्चन का सेट आने वाला है, वो गलत लग रहा है, क्योंकि वो डेमो क्लास था और उसमें हम आपसे पूछे थे कि किस तरीके से आपको वीडियो चाहिए, इसलिए उसमें 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करवाया गया था। आप लोगों का कहना है कि फुल एक्सप्लेनेशन जिस तरीके से वो वीडियो प्रोवाइड किया गया है आपको, उसी तरीके का वो रहना चाहिए। तो आगे भी जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं, सेम पैटर्न पे कंटिन्यू करने वाले हैं। आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके और पूरा टॉपिक क्लियर करके हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिए वीडियो, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो क्या होता है कि वो आपके माइंड से निकल जाता है। तो इसीलिए हम छोटा छोटा पार्ट में वीडियो बनाने वाले हैं, जिसे आप एक बार अगर स्टार्ट करो तो उसे फिनिश कर दो, और फिर अगले वीडियो में आप जब चाहे शिफ्ट कर जाओ। जब भी आप कोई एक वीडियो उठाते हैं, उसे कंप्लीट करने का टाइम लेकर ही आप उसे उठाया कीजिए, इससे कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर NISM 15 का एग्ज़ाम आप क्लियर करना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, सभी का रिव्यू है। और जो एग्ज़ाम दे के आया है, हमारा न्यूमेरिकल्स करके आया है, उसका भी आपको रिव्यू मिल जाएगा। और साथ में क्या है ना कि आपको अगर वर्कबुक समझ में नहीं आ रहा है तो हम वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किए हैं आपको, आप वहाँ जाके समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप वर्कबुक नहीं करके जाते हैं तो ये क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, न्यूमेरिकल्स का कोई मतलब नहीं है। आपको ये वर्कबुक पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप कहीं से पढ़ो, खुद से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आप ये सॉल्व कर लो। लेकिन अगर आप खुद से पढ़ने में मन नहीं लगता है तो आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं। हम वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, पढ़ने में मज़ा आएगा। थोड़ा बहुत अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आता या अगर कुछ और भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें सवाल कर सकते हैं, हम उसका जवाब आपको इजीली प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए चलते हैं आगे और समझने का कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है आपका, इन द पायनियरिंग स्टेज ऑफ ए बिजनेस लाइफ साइकिल। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पायनियरिंग स्टेज का मतलब क्या होता है बिजनेस लाइफ साइकिल में। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, द बिजनेस गेट्स मेनी कस्टमर्स एज द बिजनेस बिकम्स वायबल। सेकेंड ऑप्शन है, द बिजनेस बिकम्स वेरी लार्ज एंड कैप्चर्स ए गुड मार्केट शेयर। थर्ड है, द बिजनेस थ्रेड्स फ्रॉम न्यू टेक्नोलॉजीज। फोर्थ है, द बिजनेस कॉन्सेप्ट इज स्टिल बीइंग प्रूवन और जस्ट बीन प्रूवन। सबसे पहले समझेंगे पायनियरिंग स्टेज होता क्या है। पायनियरिंग स्टेज का मतलब होता है कि बिजनेस अभी शुरुआत के दिनों में है, ठीक है। मतलब बिजनेस का जो आइडिया है या जो कॉन्सेप्ट है वो अभी नया नया स्टार्ट हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ कि अभी वो प्रूव होना शुरू हुआ है, ठीक है। तो सवाल ये पूछ रहा है कि इस स्टेज में क्या होता है, पायनियरिंग स्टेज में क्या होता है। तो पायनियरिंग स्टेज यानी इनिशियल फेज ऑफ बिजनेस लाइफ साइकिल, जिसमें बिजनेस का आइडिया अभी अभी मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है। इसमें कस्टमर एक्सेप्टेंस जो है वो अनसर्टेन होता है। बिजनेस को प्रूव करना पड़ता है कि उसका प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है सही में काम करता है और लोग उसमें इंटरेस्टेड है, इसको प्रूव करना होता है। ये स्टेज हाई रिस्क और लो रेवेन्यू वाला होता है, ठीक है। इसमें हाई रिस्क होता है, लेकिन इनोवेशन यहीं से शुरू होता है। इतना भी आपको ध्यान में रखना है कि जब भी इनोवेशन शुरू होगा तो वो पायनियरिंग स्टेज से ही शुरू होगा। तो हम अभी क्या बताएं कि पायनियरिंग स्टेज में जो आइडिया है वो अभी प्रूव नहीं हुआ है, प्रूव करना बाकी है या प्रूव होना शुरू हुआ है। तो जब भी पायनियरिंग स्टेज का कॉन्सेप्ट आए तो बस आपको लगा देना है, द बिजनेस कॉन्सेप्ट इज स्टिल बीइंग प्रूवन और जस्ट बीन प्रूवन, ठीक है। अब देखते हैं कि आगे का जो ऑप्शन है वो हमें क्या क्या कह रहा था। बिजनेस गेट्स मेनी कस्टमर्स नहीं हो सकता ना, ये तब होता है जब ग्रोथ स्टेज में है, जब बिजनेस पॉपुलर होने लगता है। जैसे मान लीजिए कि आप अमूल का बटर खाते हैं, तो अमूल का जो बटर खाते हैं तो उसके लिए आपको कुछ भी सोचना नहीं है, आप जाते हैं बोलते हैं अमूल का बटर। तो अमूल को कुछ भी यहाँ पर प्रूव करने का जरूरत नहीं है, वो पायनियरिंग स्टेज में नहीं है। बिजनेस बिकम्स वेरी लार्ज ना, ये तो मैच्योरिटी स्टेज में है। जब बिजनेस लार्ज हो चुका है तो वो मैच्योरिटी स्टेज में है। बिजनेस फेसेस थ्रेट्स फ्रॉम न्यू टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि जब न्यू टेक्नोलॉजी का बात चलता है कि बिजनेस जो है थ्रेट को यहाँ पर फेस कर रहा है टेक्नोलॉजी का, मतलब वो जो है डिक्लाइन फेज में चला गया है, ठीक है।
मतलब बिजनेस जो है अब जो है वो धीरे 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 डिक्लाइन फेज में वो चला गया है, क्योंकि अब वो जो है फेस क्या कर रहा है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इश्यूज आ रहा है उसको, क्योंकि वो उसको जो है थ्रेट मिल रहा है कि अब नया टेक्नोलॉजी में यहाँ पर एंट्री करना है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन और ये हमारा सॉल्व हो चुका है। इसी तरीके से होगा, अगर आपको लगता है कि हम स्लो बोल रहे हैं या धीरे धीरे करवा रहे हैं तो आप स्पीड को ऊपर नीचे कर लीजिए, लेकिन मेरे साथ अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होगा जिस तरीके से हम करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश रेगुलेट्स द मनी मार्केट सेगमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट एंड इज ऑल्सो द मैनेजर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बोरिंग प्रोग्राम। ऑप्शन है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, सेबी, कॉमर्स मिनिस्ट्री। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सा बॉडी मनी मार्केट को रेगुलेट करता है और साथ ही इंडियन गवर्नमेंट के बोरिंग प्रोग्राम का मैनेजर भी होता है। मनी मार्केट क्या होता है आप पढ़ के आए हैं, और यहाँ पर मैनेजर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट का बोरिंग प्रोग्राम का क्या मतलब है, ये दोनों चीज़ का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो पहले मनी मार्केट को समझते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का मार्केट जिसे आप बोल सकते हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सब क्या आ गया, मनी मार्केट के अंदर आ गया। गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट बोरिंग प्रोग्राम का मैनेजर का क्या मतलब है, यहाँ पर जब सरकार पैसा उठाती है किससे, पब्लिक से, किस तरीके से, बॉन्ड से, टी बिल से, तो ये क्या हो गया, गवर्नमेंट का बोरिंग प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो मनी मार्केट का रेगुलेटर भी है। यानी टी बिल्स, रेपो, रिवर्स रेपो, कॉल मनी, ये सब किसके अंदर आता है, आरबीआई के अंदर आता है। और जो गवर्नमेंट का बोरिंग प्रोग्राम का मैनेजर भी कौन है, आरबीआई ही है। जैसे कि गवर्नमेंट का बॉन्ड्स इशू करता है, ठीक है, ऑक्शन कंडक्ट करवाता है, डेप्ट मैनेजमेंट करता है, तो ये सब काम किसका है, आरबीआई का है। अब समझते हैं कि बाकी ऑप्शन गलत क्यों हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो ये भैया ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट देखता है, जैसे पॉलिसी लेवल का भी जो काम होगा वो ये देखेगा। उसके बाद सेबी, ये आपको पता है कैपिटल मार्केट का है, ठीक है, जिसमें आपका आ गया शेयर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, ये सब आ गया, जो कि मनी मार्केट का नहीं है, ये कैपिटल मार्केट का है। कॉमर्स यहाँ पर मिनिस्ट्री दिया हुआ है, ये ट्रेड और एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स देखता है, फाइनेंशियल मार्केट नहीं देखता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिटिंग ए रिसर्च रिपोर्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पे आपको बताना है कि रिसर्च रिपोर्ट एडिट करते वक्त कौन सा काम एडिटिंग का पार्ट नहीं है, यहाँ पर एक्सेप्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा नहीं हो सकता है। तो ध्यान से देखना है कि एडिटिंग में क्या होता है और क्या नहीं होता है। चेकिंग द फाइनेंशियल फिगर्स, स्पेलिंग चेक्स, करेक्शन ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स, वैलिडेशन ऑफ कंक्लूजन। तो आप यहाँ समझिए कि जब एडिटिंग होता है रिसर्च रिपोर्ट का तो उसमें मेनली टेक्निकल चीज़ें देखी जाती है, जैसे फाइनेंशियल फिगर सही लिखे हैं या नहीं, स्पेलिंग और ग्रामर ठीक है या नहीं। लेकिन जब आप वैलिडेशन ऑफ कंक्लूजन पे आते हैं तो यहाँ इसका क्या मतलब है, रिपोर्ट का एनालिसिस और उसका फाइनेंशियल डिसीजन लॉजिकल और डाटा बेस्ड है या नहीं है। ये काम एडिटिंग का नहीं है बल्कि एनालिसिस और रिव्यू टीम का होता है, ठीक है। यानी एडिटिंग में क्या क्या हो सकता है, लैंग्वेज, नंबर्स, फॉर्मेटिंग, और वैलिडेशन में रिसर्च कंटेंट की क्वालिटी और लॉजिक, जो एडिटर का काम नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, इसका आंसर हो गया वैलिडेशन ऑफ कंक्लूजन। ये सब चीज हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द करंट स्टॉक प्राइस ऑफ एबीसी सॉफ्टवेयर लिमिटेड इज 1200, इट्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 68 lakhs, द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स आर 1 lakh, कैलकुलेट द पीई रेशियो। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, आप लोग एक काम करो कि हम यहाँ पर ना इसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप ना न्यूमेरिकल्स का वीडियो देख लो और हम इसे शॉर्टकट में बता देते हैं जल्दी जल्दी में। और दूसरा क्या ना कि आप लोग अब से जब भी हम वीडियो बना रहे हों और अगर आप सीरियस हैं इस चीज़ को लेके, तो इसका आंसर ना आप तुरंत जो है करके अपने नोटबुक में लिख लो। कितना मार्क्स आया, अगर आज मान लीजिए हम 35 से 40 क्वेश्चन करवाते हैं, उसमें कितना मार्क्स आपको आया
वो आप कमेंट बॉक्स के नीचे डालते जाओ, तो हमें प्रोग्रेस पता चल जाएगा कि किस स्टूडेंट का क्या है। और अगर क्या है ना कि अगर आपका क्वेश्चंस बराबर आता है या आपको हम देखते हैं कि आप कर रहे हैं, तो हम आपका हेल्प करने का भी कोशिश करेंगे। अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो हम वहाँ पर आपका सॉल्व भी कर दिया करेंगे। तो आप लोग एक काम क्या करो, जैसे ही वीडियो एंड हो तो आप बता दिया करो अपना स्कोर कि आपको कितना आया है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, पीई रेशियो निकालना है। पीई रेशियो का फॉर्मूला आप लोग को पता है, मार्केट प्राइस पर शेयर, यानी आप इसे सीएमपी लिख लो, करंट मार्केट प्राइस, सॉरी करंट मार्केट प्राइस, और ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। लेकिन यहाँ पर कहीं भी आपको अर्निंग पर शेयर नहीं दिख रहा है, तो हम पहले अर्निंग पर शेयर निकालेंगे। और अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है पेट डिवाइड बाय टोटल शेयर। आपके पास पेट दिया हुआ, पेट आपके पास दिया हुआ है 68 लाख, और यहाँ पर हमारे पास जो टोटल शेयर दिया हुआ है वो 1 लाख है। तो हमारे पास ईपीएस क्या आ गया 68। तो ईपीएस की जगह पे हम 68 लिखें, और करंट मार्केट प्राइस क्या दिया हुआ है 1200। जब आप इसको डिवाइड करोगे 1200 डिवाइड बाई 68, तो आपके पास कुछ ये आंसर आएगा, और ये आपका हो गया आंसर। तो आप इसे जल्दी जल्दी करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका स्कोर क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक कंपनी है जिस सेल्स दिया हुआ है हमें, ठीक है, कितना दिया हुआ है 12400। फ्रॉम दिस दे हैव ए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दिया हुआ है 2400। इफ द कॉर्पोरेट टैक्स इज 35%, टैक्स दिया हुआ है कितना 35%। कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द कंपनी, नेट प्रॉफिट मार्जिन पूछा जा रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन वाला बहुत सारा सवाल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज नो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या हो सकता है, नेट प्रॉफिट सेल्स, क्या सेल्स हमें दिया हुआ है 12400, नेट प्रॉफिट निकालने क्या, नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 2400 दिया हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसमें बोल रहा है 35% टैक्स जाएगा। कर दीजिए 2400 माइनस 840 आ जाएगा 1560। यहाँ लिखिए ना 1560 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा हमारे पास, निकल के आएगा ये। जब आप करते हैं तो 12 पॉइंट, ये हो गया आपका आंसर। हम इसे समझा नहीं सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में सारा क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। अगर आपको सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आप वहाँ भी जाके कर सकते हैं, और वहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं हम। अब एक ही चीज़ को बार बार एक्सप्लेन तो कर नहीं सकते, तो आप लोग इसको थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। इसमें अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो न्यूमेरिकल्स वाला क्वेश्चन जरूर देखिए आप। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन कवर करना चाहते हैं, बट क्वेश्चन इस तरीके से बना हुआ है ना, तो हमें लेना पड़ रहा है इसको भी। In which analysis the performance, the structure and the conduct of an industry is considered। हमसे पूछा जा रहा है कि किस एनालिसिस में किसी इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर और कंडक्ट को कंसीडर किया जाता है। यहाँ बात हो रही है इंडस्ट्री लेवल की। ऑप्शन है हमारे पास पेस्टल एनालिसिस, माइकल पोर्टर्स मॉडल, एससीपी एनालिसिस, बीसीजी एनालिसिस। अब यहाँ पर अगर आप एनालिसिस का पार्ट पढ़े हैं तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ हम इसको एकदम शॉर्ट तरीका आपको बताते हैं, जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर देखिए परफॉर्मेंस है, स्ट्रक्चर है, कंडक्ट है। जैसे एक पूरी इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे काम करती है, उसका आउटपुट या परफॉर्मेंस कैसा है, ये सब हमें पूछा जाता है। लेकिन किस में पूछा जाता है, जब आप यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चर, कंडक्ट, परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर आपको इसका फुल फॉर्म देखने के लिए मिल सकता है। एससीपी का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, ये स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस और कंडक्ट। तो इसकी ये आपको अब समझ में आ गया कि ये किस एनालिसिस के थ्रू आ सकता है, एससीपी के थ्रू आ सकता है। अब स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं हम, स्ट्रक्चर में देखते हैं इंडस्ट्री का साइज, नंबर ऑफ फर्म्स,
उसके बाद ये सब देखते हैं, कंपटीशन लेवल देख सकते हैं, कंडक्ट में क्या देखते हैं, फर्म्स का बिहेवियर देखते हैं, प्राइसिंग पॉलिसीज वगैरह देखते हैं, एडवर्टाइजिंग वगैरह देखते हैं, परफॉर्मेंस में क्या देख सकते हैं, प्रॉफिट्स देख सकते हैं, एफिशिएंसी देख सकते हैं, ये सब देख सकते हैं। मतलब एससीपी एनालिसिस पूरी इंडस्ट्री को समझने का एक साइंटिफिक मॉडल है। जब भी बात हो परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर कंडक्ट का, तो वहां पर आप लोग एससीपी एनालिसिस लगा के आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन इन्वेस्टर इज नॉट बी एबल टू सेल हिज इन्वेस्टमेंट व्हेन डिजायर्ड or it has to be sold below its intrinsic value, or there are high cost to carrying out transactions when this risk is called as। आपसे पूछा जा रहा है, अगर इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट जब चाहे तब नहीं बेच पाए, या उससे इंट्रिंसिक वैल्यू से कम दाम पर बेचना पड़ जाए, ठीक है, या फिर ट्रांजैक्शंस करने में हाई कॉस्ट लग जाए, तो ये किस टाइप का रिस्क कहलाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ट्रांजैक्शनल लॉस रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, री इन्वेस्टमेंट रिस्क और क्रेडिट रिस्क। कभी आप एक चीज गौर कीजिएगा कि जब आपको ऐसा लगता है ना कि ऐसा सिचुएशन जहां इन्वेस्टर इजीली अपना इन्वेस्टमेंट कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, या उसे नुकसान में बेचना पड़ता है, या ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। सपोज कीजिए आपके पास एक रेयर बॉन्ड है, ठीक है, लेकिन मार्केट में कोई खरीदने वाला ही नहीं मिल रहा है, या फिर मिल रहा है काफ़ी लो प्राइस पे मिल रहा है, तो ये लिक्विडिटी इशू है, क्योंकि कोई खरीदने बेचने वाला नहीं है, ठीक है। अगर कोई खरीदने बेचने वाला नहीं है, जब बेचना मुश्किल हो जाए या नुकसान के साथ बेचना पड़े, तो इन्वेस्टर का सबसे बड़ा जो है कंसर्न क्या हो सकता है इसमें, कि उसमें लिक्विडिटी नहीं है। आप लोग जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, लिक्विडिटी देखते हैं, किस स्टॉक्स में लिक्विडिटी है, किस में नहीं है। हम लोग क्यों प्रीफर करते हैं निफ्टी 50 के स्टॉक में, कि इसमें ही हम यहाँ पर बाइंग सेलिंग करेंगे, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी है। अगर हम कोई सौदा उठा लेते हैं तो उसके बिकने का यहाँ पर चांस है, और हम जिस प्राइस पे चाहते हैं, सपोज कीजिए किसी स्टॉक का प्राइस 240 है और हम यहाँ पे खरीदे और 250 पे हम उसे बेचना चाहते हैं, वो 250 के पास गया भी और वो बिक नहीं रहा, जब वो नीचे आने लगेगा तो हमें बेचना पड़ सकता है, क्योंकि अगर 250 के पास हम बेचना चाहते हैं और वहाँ वो नहीं बिक रहा है, तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई बायर नहीं है, हम सेल करना चाहते हैं पर कोई वहाँ पर बायर नहीं है। फिर धीरे धीरे प्राइस क्या करेगा, स्लाइटली धीरे धीरे नीचे आने लगेगा, तो लास्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, 241, 242 या कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसा कुछ बेचना पड़े, या अगर और नहीं लिक्विडिटी हुआ तो इसके नीचे भी जा सकता है, 240 के नीचे भी जा सकता है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ता है, ये लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिक्विडिटी रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस आर प्राइस टेकर्स एंड नॉट प्राइस मेकर्स एज देयर इज कंपटीशन इन द मार्केट, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बहुत ज़्यादा बिजनेस जो है, मोस्ट ऑफ द बिजनेस, वो प्राइस टेकर है, मतलब वो प्राइस के हिसाब से चलता है, प्राइस मेकर नहीं है, मतलब वो खुद से प्राइस सेट नहीं कर पा रहा है। कंपटीशन इतना ज़्यादा है मार्केट में कि उसे जो है वो बार बार प्राइस को सेट कर रहा है, प्राइस को बना रहा है मार्केट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ समझते हैं कि ये सही है या गलत है। सबसे पहले हम समझते हैं प्राइस टेकर क्या है। प्राइस टेकर का क्या मतलब है कि सपोज करते हैं कि एक बिजनेसमैन है, वो मार्केट के रेट के हिसाब से ही अपना माल बेचता है, ठीक है, उसके पास प्राइस बढ़ाने का ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि दूसरे भी सेम प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। अगर एक चीज़ को बेचने वाला बहुत सारा लोग है, तो क्या होता है ना, कस्टमर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो आपके पास नहीं जाके दूसरे के पास चला जाएगा, तीसरे के पास चला जाएगा, चौथे के पास चला जाएगा। तो जहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है वहाँ पर प्राइस कौन सेट करता है, वहाँ पर प्राइस कस्टमर सेट करता है। वो अगर आपको बोलेगा, अगर सपोज कीजिए कि आपका मार्जिन है और आप 20 रुपये में कोई सामान बेच रहे हैं जिसका आपको कीमत पड़ता है 10 रुपया, लेकिन सामने वाला वही 10 रुपया वाला चीज़ 18 रुपया में बेच रहा है, तो वही सेम चीज़ कोई 10 रुपया वाला 17 रुपया में बेच रहा है। तो क्या हो रहा है ना कि यहाँ पर कस्टमर आपके पास आया, आप बोले 20, उसके पास चला जाएगा 18, उसके पास चला जाएगा 17, तो यहाँ पर कस्टमर आने लगेगा, लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भी 17 करना पड़ेगा। ये है क्या, प्राइस टेकर्स, क्योंकि आपका माल बिकेगा नहीं, प्रॉफिट मार्जिन आपका धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। अब प्राइस मेकर का मतलब क्या होता है, बिजनेस अपने प्रोडक्ट का प्राइस खुद डिसाइड
करता है जैसे कोई मोनोपोली बिजनेस हो। अब कोई ऐसा प्रोडक्ट जो सिर्फ एक ही कंपनी बनाता हो, यहाँ पर कोई भी और सेलर नहीं है या मिनिमम सेलर है, तो वहाँ पर उसका मोनोपोली होता है कि नहीं भैया हम जो है हम ही बनाते हैं और ये जो है हम अपना प्राइस रखे हुए हैं और इसी आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए, कोई दूसरा दुकान से देख लीजिए। उसको पता है कहीं मिलेगा ही नहीं। तो ये क्या कहलाता है? ये मोनोपोली कहलाता है। इसको कहते हैं प्राइस मेकर। प्राइस टेकर ये हो गया कि बहुत सारा सेलर है और बायर्स है, तो क्या होता है वहाँ पर कि ये प्राइस बायर सेट करने लगता है। जहाँ पर मिनिमम सेलर है या नंबर्स में सेलर है, वहाँ पर बायर को क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि दे दीजिए, प्रोडक्ट और कहीं मिल नहीं रहा है। तो ऐसे केस में वहाँ पर मोनोपोली चलता है। तो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द बिजनेस, यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है मोस्ट ऑफ द बिजनेस, जैसे कि एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लॉथ, ये सब क्या है, सर्विसेज, सबका एक कॉम्पिटिटिव प्राइस रखना पड़ता है कि भैया अगर आप मार्केट में हैं तो ज़्यादा प्राइस रखेंगे तो कस्टमर दूसरे ब्रांड लेने लगेंगे। ठीक है, अगर कोई शर्ट आप पहन रहे हैं और वो शर्ट, सेम शर्ट आपको कोई दूसरा ब्रांड वाला 500 में दे रहा है और आप उसी ब्रांड को 5,000, वही सेम शर्ट, वही सेम क्वालिटी, सब कुछ 5,000 में खरीदोगे आप? क्या नहीं खरीदोगे। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आप वहाँ पर प्राइस सेट खुद के हिसाब से नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मार्केट का कंपटीशन देखना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब जैसे कि आप एग्जांपल में ये भी ले सकते हो, एप्पल हो गया, लग्जरी ब्रांड्स हो गया, कुछ ऐसा वॉच वगैरह हो गया जो कि नंबर्स में बनता है, उसका जो है ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है मार्केट में, तो उसमें क्या होता है कि प्राइस वही सेम सेट करता है लग्जरी ब्रांड का, कि इसका उसको पता है कि मेरा जो बायर्स है ना वो सेट है, वो इतना नंबर्स का ही है और उतना प्रोडक्ट ही वो बनाता है, ज़्यादा नहीं बनाता, तो उसको वो प्राइस मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC का फॉर्मूला ये है या नहीं है। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि WACC का फॉर्मूला क्या होता है, वो आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय वेटेज ऑफ इक्विटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर, यहाँ पर प्लस का साइन होगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट मल्टीप्लाई बाय वेटेज ऑफ डेप्ट इन कैपिटल, ये है आपका फॉर्मूला। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई है ये यहाँ पर प्लस होगा। KE का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला आ सकता है इसमें, आप ये मत कीजिए फॉर्मूला नहीं लिख सकते। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, WE का मतलब वेटेज ऑफ इक्विटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर। KD का मतलब कॉस्ट ऑफ डेप्ट। यहाँ पर TX का मतलब हो गया टैक्स रेट। उसके बाद WD का मतलब हो गया वेटेज ऑफ डेप्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। इसका ये हम बता भी दिए कि किसका जो साइन है वो उसका मतलब क्या होता है, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जो फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया गया है उसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाया है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एडिशन का साइन होना चाहिए। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या बताता है, तो आपको बताना है कि कंपनी को अपना ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना पड़ रहा है आफ्टर कंबाइनिंग डेब्ट एंड इक्विटी, यही चीज ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन्वेस्टर लुक्स फॉर बिजनेसेस विथ डैश एंट्री बैरियर्स। समझिए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। इन्वेस्टर किस टाइप के बिजनेस में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जहां एंट्री बैरियर्स हाई है, लो है, आइदर हाई और लो डिपेंडिंग ऑन द नेचर्स ऑफ बिजनेस, नन ऑफ द अबव।
ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं एंट्री बैरियर्स क्या होता है। एंट्री बैरियर्स का मतलब होता है कितना मुश्किल है किसी नए कंपटीटर के लिए मार्केट में इंटर करना। अगर एंट्री बैरियर्स हाई है तो नए प्लेयर्स इजीली कंपटीशन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा हम आपसे पूछते हैं कि अगर हाई यहाँ पर एंट्री बैरियर्स होगा तो क्या सभी इसमें आ सकते हैं? क्या कोई भी बिजनेस खोल सकता है? क्या नहीं खोल सकता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हाई होगा। इन्वेस्टर क्यों इसमें ज़्यादा पसंद करना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन कम है। जो भी बिजनेसमैन होगा वो अपना मोनोपोली बना के प्राइस मेकर हो सकता है वो। क्योंकि समझिए एक चीज़ को, इसमें फ़ायदा क्या है एंट्री बैरियर्स इन्वेस्टर के लिए? फ़ायदा का सिग्नल क्या हो सकता है कि नए कंपटीटर्स को मार्केट में आना मुश्किल हो सकता है, एग्जिस्टिंग कंपनीज को ज़्यादा मार्केट शेयर और प्राइसिंग पावर मिलता है, क्योंकि अगर प्राइस मेकर है वो तो वो प्राइस सेट कर सकता है, प्रॉफिट मार्जिन से ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। ठीक है, अब एंट्री बैरियर्स हाई होता क्या क्या है ये समझिए। हाई एंट्री बैरियर्स क्या क्या साइन हो सकता है ये भी पूछ सकता है आपसे। तो वहाँ पर अगर आ जाता है स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन, ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर है तो भी है, रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह कुछ ऐसा है तो वो भी है, पेटेंट्स, लाइसेंस, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स ये सब भी अगर आता है तो भी है। तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर हाई एंट्री बैरियर्स हो गया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैन बी कैलकुलेटेड एज, ये आपसे पूछ रहा है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है। पहले समझिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है। तो एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो है बिजनेस की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी और कैपिटल एफिशिएंसी को दिखाता है। ये मतलब जितना पैसा बिजनेस में लगा है उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है, ये कौन बताता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बताता है। तो अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता है तो याद रखिएगा, बता देते हैं। EBIT डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको देखना होगा कि वेयर कैपिटल एम्प्लॉयड नेटवर्थ प्लस डेप्ट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई अनाउंस ए हाइक इन इंटरेस्ट रेट्स इन रिएक्शन द बॉन्ड प्राइसेस विल जनरली। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, ठीक है, तो उसका बॉन्ड प्राइस पर क्या असर होता है। इससे पहले भी अगर हम आपको बताए हों तो याद हो आपको कि बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट का रिलेशन क्या होता है? इन्वर्स होता है। ठीक है, अगर बढ़ा प्राइस तो बॉन्ड प्राइस क्या होगा? जनरली फॉल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि नया इंटरेस्ट रेट पर मिलने लगता है प्रोडक्ट, तो पुराने पर जो है उसका क्या होता है? वैल्यू फॉल हो जाता है। ठीक है, इसके पीछे का छुपा हुआ कॉन्सेप्ट क्या है? जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो नए बॉन्ड्स हायर इंटरेस्ट रेट यानी कूपन ऑफर करने लगते हैं। अब सोचिए जरा, पुराने बॉन्ड्स जो लो इंटरेस्ट पर था उसका डिमांड कम हो जाता है क्योंकि नए वाला ज़्यादा रिटर्न दे रहा होता है। तो इसमें क्या हो गया? इन्वर्स रिलेशन हो गया कि पुराने बॉन्ड्स का प्राइस गिर जाता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे आपके पास कोई बॉन्ड है जो 6% यहाँ पर इंटरेस्ट दे रहा है, आरबीआई ने रेट बढ़ाकर 8% कर दिया, तो अब लोग 6% वाला बॉन्ड क्यों खरीदेगा? डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस घट जाएगा। यही है इन्वर्स रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्पोरेट एक्शंस लाइक बोनस इशू, स्टॉक स्प्लिट एंड शेयर कंसोलिडेशन विल लीड टू चेंज इन द पर शेयर डाटा, स्टेट ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कॉर्पोरेट एक्शन जैसे बोनस इशू, स्टॉक स्प्लिट और शेयर कंसोलिडेशन होने पर क्या शेयर डाटा बदल जाता है, पर शेयर डाटा बदल जाता है। यानी कि पूछ रहा है कि ईपीएस, बुक वैल्यू पर शेयर, फेस वैल्यू, ये सब क्या होता है, इन पर क्या होता है, एक्शन का असर होता है या नहीं होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब समझते हैं बोनस इशू में क्या होता है। कंपनी फ्री में एक्स्ट्रा शेयर देता है,
टोटल शेयर प्राइस बढ़ जाता है इसमें, लेकिन प्रॉफिट वहीं का वहीं रहता है। तो इसमें क्या होता है, ईपीएस कम हो जाता है क्योंकि प्रॉफिट को ज़्यादा शेयर से डिवाइड करना पड़ता है। ये सब हम पढ़ाए हैं आपको, आपको याद हो तो 3 या 4 चैप्टर में, ये 3 में शायद हम कवर किए हैं इस चीज़ को। स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है, शेयर को तोड़ दिया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया जाता है। इसमें क्या होता है, फेस वैल्यू पर शेयर डाटा सब चेंज हो जाता है, ठीक है। शेयर्स कंसोलिडेशन में क्या होता है, शेयर को वापस से रिवर्स कर दिया जाता है, जो मल्टीपल स्मॉल शेयर को मिलाकर एक बड़ा शेयर बनाया जाता है। इससे भी पर शेयर कैलकुलेशन जैसे ईपीएस, बुक वैल्यू सब बदल जाता है। तो यही चीज़ होता है कि ये सब एक्शन टोटल वैल्यू या नेटवर्थ को नहीं बदलता, लेकिन पर शेयर के नंबर को और कैलकुलेशन को जरूर अफेक्ट करता है, इतना याद रखिएगा। अगर आपसे यही पूछ ले कि क्या ये होने पर जो है नेटवर्थ में कोई चेंजिंग हो सकता है क्या, तो नेटवर्थ में कोई चेंजिंग नहीं होता, लेकिन पर शेयर नंबर और कैलकुलेशन को जरूर अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द नेट प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी इज 12 लाख एंड द मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 60 लाख, कैलकुलेट द अर्निंग यील्ड। अर्निंग यील्ड का फॉर्मूला क्या हो सकता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 12 लाख और ये दिया हुआ है 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। ये करके आपको क्या करना है, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल देना है। तो आज हम लोग ने सॉल्व किया है 15 क्वेश्चन, और ये 15 क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि 25 का सेट बनाया गया था जिसमें हम 10 क्वेश्चन पहले वीडियो में सॉल्व कर चुके थे, हमें याद नहीं था ये चीज़, और 15 जो क्वेश्चन है इस वीडियो में हम सॉल्व किए हैं। लेकिन 25 का सेट बना हुआ है, यहाँ पर देखिए 25 क्वेश्चन का सेट बना हुआ है, सारा का सारा क्वेश्चन जो है 25 सेट में बना हुआ है। तो अगला जो वीडियो आने वाला है वो सारा का सारा 25 क्वेश्चन के सेट में आएगा, उसमें कहीं भी आपको कम क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं आप। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।